स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग इन्वायरमेंट देख रहे हैं। इन्वायरमेंट का ये सेकेंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हमने कहा था ना कि बहुत चीज़ें ऐसे बताएंगे जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जिसमें एक और है, अभी तक हमने ये बताया था कि स्थल मंडल, कभी भी बात सोचना है समस्या का, लाभ का, तो कैसे लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, और उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और हम लोग क्या सोचेंगे तो बायोटिक कम्युनिटी पे, बायोटिक कम्युनिटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है या क्या लाभ हो रहा है पर्यावरण में, हमेशा पार्ट बांट के ये देखेंगे। दूसरा है कि कोई भी अगर प्रदूषण आ जाता है किसी भी, या क्लाइमेट चेंज की बात आ जाती है ना, प्रदूषण आ जाए या क्लाइमेट चेंज की बात आ जाएगी, तो हम इस डायग्राम को यूज कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा है, जिसको हम डीकेडी में भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग को समझ लेना चाहिए क्या है कि मान लो कि ये आउटर लेयर जो दिखा रहा है, सर्कल है, ये क्या है, वायु प्रदूषण को इंडिकेट कर रहा है। तो वायु प्रदूषण कैसे होगा, तो मृदा निम्नीकरण की वजह से हो सकता है। ठीक है, मृदा निम्नीकरण होगा और जल संकट होगा, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मृदा निम्नीकरण जल संकट को पैदा करेगा, जल संकट मृदा निम्नीकरण को पैदा करेगा, और मृदा निम्नीकरण वन आरोपण को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, और वन आरोपण मृदा निम्नीकरण को प्रभावित करेगा। और इसके बीच में क्या स्टेप आएंगे आप सोच सकते हैं, इसे पहले भी हमने बता रखा है। यही नहीं, मृदा निम्नीकरण वन जीव संकट को भी लाएगा, क्योंकि वन आरोपण होगा तो वन आरोपण होगा, आरोपण मतलब रोपण के उल्टा, ठीक है ना, और तो वन जीव संकट में आ जाएंगे। ठीक है, और वन आरोपण की वजह से जल संकट क्रिएट होगा। ये तीनों चीज मिलके देखो, ये क्या है, बायोटिक कम्युनिटी है, ये क्या है, लिथोस्फीयर है, ये है हाइड्रोस्फीयर, और ये है हमारा सर्कल क्या है, एटमॉस्फेयर। फिर से वही आ गया हमारा कंसेप्ट जो कि सब प्रभावित होगा। इनकी वजह से क्या होगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन हो जाएगा। असंतुलन होगा तो पर्यावरण का निम्नीकरण, जो कि हमारा सिलेबस है कि पर्यावरण का निम्नीकरण होगा, और पर्यावरण का निम्नीकरण होगा तो जैव विविधता का ह्रास होगा। ठीक, ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है। ठीक है ना, हमेशा हमने कहा ना कि सोचने का तरीका ये रखना, पारिस्थितिकी असंतुलन करके पर्यावरण निम्नीकरण दिखा दो, उसके बाद जैव विविधता ह्रास। तो जैव विविधता ह्रास कैसे होता है, तीनों स्टेप, या एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोटिक कम्युनिटी की वजह से, डिस्टर्बेंस से क्या होगा, पर्यावरण निम्नीकरण होगा और उससे बायोडाइवर्सिटी में ह्रास होगा। ये कनेक्शन आप दिखा सकते हो ना, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट कि जलवायु परिवर्तन के कारक क्या है। पहली तो जलवायु परिवर्तन है क्या, तो किसी भी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, विशेष भौगोलिक क्षेत्र में बात किया जाए। दूसरा क्या, दीर्घकालीन तक विद्यमान रहने वाली मौसमी घटनाओं को क्या, घटनाओं के औसत को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो जलवायु परिवर्तन क्या, तो कोई विशेष क्षेत्र में दीर्घकालीन जो मौसमी घटनाएं होते हैं उनके औसत को क्या बोला जाता है, क्लाइमेट चेंज बोला जाता है या जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। तो कारक क्या है, प्राकृतिक कारक। पहला प्राकृतिक कारक क्या है जलवायु परिवर्तन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए क्या है, या यही कहें कि पर्यावरण निम्नीकरण की बात हमारे यहाँ है जो सिलेबस है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन होगा क्या, खगोलीय कारक में पहला देखें तो खगोलीय कारक में क्या है, सौर कलंक। अगर सौर कलंक की घटना बढ़ती है तो सौर ताप की में क्या होगा, सन आइसोलेशन बढ़ेगा। ठीक है ना, सूर्य ताप में वृद्धि होगी। और अगर सौर कलंक की घटना कम होती है तो सूर्य ताप का क्या होगा, कम होगा। तो सौर कलंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सौर कलंक एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सूर्य ताप। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या, पृथ्वी की अक्षीय झुकाव बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि बड़ी फ्रीक्वेंटली बदल ले, लेकिन जो अक्षीय झुकाव है ना, अक्षीय झुकाव मतलब ये है, पृथ्वी है, ये जो अक्षीय झुकाव है ना, ये हमेशा बदलती रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। तीसरा क्या है, पार्थिविक कारक। पार्थिविक कारक मतलब पृथ्वी वाला कारक, जैसे ज्वालामुखी हो गया, इसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज होता है। तो खगोलीय कारक की वजह से क्या है, सौर कलंक और पृथ्वी अक्षीय झुकाव, और इसमें खगोलीय के बाद क्या है, पार्थिविक या पृथ्वी कारक, जिसमें ज्वालामुखी आता है। ये प्राकृतिक हो गए। दूसरा क्या, मानव जनित कारक। दूसरा मानव जनित कारक क्या है, तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन खूब कर रहे हैं,
कोयला, कच्चा तेल वगैरह ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ज्यादा कर रहे हैं, शहरीकरण कर रहे हैं, औद्योगिकरण में वृद्धि कर रहे हैं, सब तापमंडल में ओजोन की क्षति हो रही है, भूमि उपयोग के प्रतिरूप में बदलाव हो रहा है, जल संसाधन का अत्यधिक दोहन हो रहा है। अगर हम कहें कि मानव जनित कारक क्या है, तो तीनों जगह वो प्रभावित करता है। मानव मानव कहाँ करता है, तो मानव प्रभावित करेगा लिथो या स्थल मंडल पे करेगा, हाइड्रो पे भी करेगा, और एटमॉस्फेयर को फाइनली करेगा, और बायोटिक कम्युनिटी को भी क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। तो ये मानव कारक है, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेगा तो लिथोस्फीयर को भी प्रभावित करेगा, एटमॉस्फेयर को भी करेगा, ग्रीन हाउस उत्सर्जन करेगा तो एटमॉस्फेयर को करेगा, शहरीकरण औद्योगिकरण में वृद्धि करेगा तो लिथोस्फीयर प्रभावित होगा, लिथो इससे कनेक्टेड क्या, हाइड्रो और एटमॉस्फेयर भी होंगे। समताप मंडल में ओजोन की क्षति होगी, एटमॉस्फेयर में क्या ओजोन की अगर क्षति हो रही है तो बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है, यूवी रेज वगैरह आएंगे, वो डिस्टर्ब करेंगे, भूमि उपयोग के प्रतिरूप में बदलाव हो रहा है, जल संसाधन का अत्यधिक दोहन हो रहा है, तो हर एक कारक पे देखेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं कि जल संकट के कारण क्या है। जल संकट के अगर कारण देखा जाए तो हमारा जो 2200 अरब घन मीटर जल का है वर्षा से, इसको हम लोग कहते हैं क्या इसको बताएंगे, जल संरक्षण में जब होगा तो पूरा बताएंगे कि जितना वर्षा प्रति वर्ष होता है उस वर्षा में से 2200 टोटल कितना होता है, लगभग 4400 घन मीटर होता है, या 4000 घन मीटर बोल लो, ठीक है, घन मीटर होता है। उसमें जल का उपयोग नहीं होता है, कितना, 2200 घन मीटर का उपयोग नहीं हो पा रहा है, वो सीधे सीधे कहाँ ड्रेन हो जा रहे हैं, तो नदी में ड्रेन हो जा रहे हैं या समुद्र में ड्रेन हो जा रहे हैं, ठीक है। जल संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हर एक सेक्टर में हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो जल संसाधन पर निर्भरता अधिक हो गया है, दबाव अधिक हो गया है। सामाजिक आर्थिक विकास के कारण मांग में वृद्धि हो रही है, जितना सामाजिक आर्थिक विकास होगा उसके मांग में वृद्धि होगी। जल प्रदूषण के कारण जल की गुणवत्ता में कमी आएगी। इसकी वजह से ये 5 फैक्टर की वजह से जल संकट की स्थिति हो रही है। क्या, तो 2200 अरब घन मीटर जल का उपयोग नहीं हो पा रहा है। जल संसाधन का क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग हर एक सेक्टर में हो रहा है, कृषि में, मानव द्वारा, हर जगह हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि अगर हो रही है तो जल संसाधन पे निर्भरता क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या कहेंगे कि जल पे दबाव हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक विकास के कारण मांग में वृद्धि हो रही है, जल प्रदूषण के कारण जल की गुणवत्ता में भी कमी आ रही है। तो जल संसाधन का महत्व क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। जल संसाधन का क्या महत्व है, पहला महत्व है कि पारिस्थितिकी पर्यटन के रूप में घूमने जाते हो, लेक है, झील है, तालाब है इत्यादि आप देखने जाते हो तो पारिस्थितिकी पर्यटन के रूप में है। समाज के लिए क्या है, पहला तो पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए, दूसरा क्या, समाज के लिए। समाज को क्या चाहिए, शुद्ध पेय चाहिए, शुद्ध पेय क्या करेगा, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा। तो समाज को शुद्ध पेय देने के लिए, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए इस जल संसाधन के इंपॉर्टेंस है। कृषि क्या, कृषि जानते हो, कृषि के लिए भी जल संसाधन बड़े इंपॉर्टेंट है। सिंचाई, सिंचाई होगा ही तभी खाद्य सुरक्षा हम सुनिश्चित कर पाएंगे। अंतः स्थलीय जल मार्ग जितने हैं उसके लिए जानते हो कि हम लोग जो व्यापार करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें अंतः स्थलीय जल मार्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और जल मार्ग हमेशा क्या होता है, किफायती होता है ना, तो अंतः स्थलीय जल मार्ग भी इंपॉर्टेंट है। जलीय कृषि, जलीय कृषि जो करते हैं उसमें जल संसाधन का उपयोग है। पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत घटक है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो जो सर्कल याद करो, पूरा पर्यावरण का निम्नीकरण कर देगा। ऊर्जा संसाधन के रूप में यूज किया जाता है। वैकल्पिक या नवीनीकरण ऊर्जा दोनों के रूप में कहा जाता है। ऊर्जा संकट का समाधान कर सकता है। उद्योगों का स्थानीयकरण देखें तो उद्योगों का स्थानीयकरण भी जल स्रोतों के पास ही होता है। तो ये जल संसाधन का हमारा इंपॉर्टेंट है। क्या, पारिस्थितिकी पर्यटन में समाज के लिए क्या, शुद्ध पेय चाहिए, कृषि के लिए सिंचाई चाहिए, अंतःस्थलीय जल मार्ग, जलीय कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत घटक है। ऊर्जा के लिए चाहिए उद्योग, स्थानीयकरण भी इसी के आधार पर होता है। अब बात करते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग किससे रिलेटेड है। तो ग्लोबल वार्मिंग हम लोग अक्सर देखते हैं, देखो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में वृद्धि होगा तो ग्रीन हाउस प्रभाव होगा। जब ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन होगा तो उसमें ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव होगा। ओजोन का क्या होगा, क्षरण होगा। तो या ओजोन क्षरक उत्सर्जन करेंगे, जैसे जो भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या कार्बो CFS बोल रहे हैं इसको, तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो गया, ठीक है ना,
या कोई भी क्लोराइड युक्त कार्बन होगा तो हो जाएगा, ब्रोमाइड युक्त कार्बन होगा, ओजोन का क्षरण होगा, ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग आएगी, फिर क्या होगा, अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा तो अम्लीय वर्षा होगा। ये सब तीनों, ओजोन का क्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव और अम्लीय, ये क्या करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को लेके आएंगे। जब ग्लोबल वार्मिंग आएगा तो जलवायु में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो कभी भी जलवायु परिवर्तन को अगर दिखाना है तो ये तीनों को जोड़ के और दिखा सकते हो कि ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे सारे लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है ना, ऐसे सब लिख सकते हो। यहाँ पे SO2 है, NO2 है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और ये जलवायु परिवर्तन करेगा। अब बात आता है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या होगा। तो देखो, हम प्रभाव को लिखने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि बात करेंगे कि ये अर्थ है तो हम बात करेंगे निम्न अक्षांश पे, ठीक है। निम्न अक्षांश पे बात करेंगे तो निम्न अक्षांश पे दो चीजें बात करेंगे, एक आर्द्र जलवायु होगा तो उसमें बात करेंगे। जब ग्लोबल वार्मिंग होगा और निम्न अक्षांश में आज जहाँ पे आर्द्र जलवायु होता है, जहाँ पे खूब बारिश होता है, वहां पे तापमान में वृद्धि हो जाएगा। और तापमान में वृद्धि होने की वजह से पानी का इवेपोरेशन होगा तो वायुमंडल में आर्द्रता में भी वृद्धि होगी और वर्षा की आवृत्ति और तीव्रता में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आर्द्र जलवायु की बात कर रहे हैं। फिर तापमान में अगर वृद्धि होगी तो वायु दाब में कमी होगी, और वायु दाब में कमी होगी तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आवृत्ति और तीव्रता क्या होगी, वृद्धि होगी। तो चक्रवात बढ़ जाएंगे और क्या हो जाएगा, वर्षा की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ जाएगा, चक्रवात की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ जाएगा। कहाँ पे, निम्न अक्षांश की बात कर रहे हैं अभी। औसत से अधिक वर्षा होगा तो बाढ़ की समस्या आएंगी। ये आर्द्र जलवायु वाले देश में हालत होगा। जहाँ पे अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु है वहां पे क्या होगा, तो वाष्पीकरण क्या होगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, बढ़ जाएगा। सतही जल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो जल संकट स्थिति आ जाएगी। फिर क्या होगा, अर्ध शुष्क या शुष्क जलवायु में वायु अपर्दन दर क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, वायु के अपर्दन दर में वृद्धि हो जाएगी। मरुस्थलीय क्षेत्र का क्या होगा, विकास होगा और सूखा की समस्या आएगी। तो ये अर्ध शुष्क या शुष्क जलवायु कंडीशन में ऐसा होगा। अब जरा सा मध्य अक्षांश की बात करें। अभी तक हमने निम्न अक्षांश की दो बातें की, क्या, आर्द्र जलवायु में और अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु होगा तो क्या होगा निम्न अक्षांश में। अब जरा सा बात करते हैं कि मध्य अक्षांश में, जब पृथ्वी है तो उस पृथ्वी के मध्य अक्षांश में अगर हम आ जाए, ये निम्न अक्षांश है, ये मध्य अक्षांश है, मध्य अक्षांश में अगर आ जाए तो भूमध्य सागरीय जलवायु की बात कर ले। मध्य अक्षांश में ही क्या है, भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन क्लाइमेट की बात करें तो वहां पे ग्रीष्म ऋतु कैसा होगा, शुष्क होगा। और ग्रीष्म ऋतु में की समय अवधि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समय अवधि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वर्षा पे प्रतिकूल प्रभाव होगा, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा और ग्रीष्म ऋतु की समय अवधि बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, तापमान अगर बढ़ जाएगा यहाँ पे मध्य अक्षांश में तो वायु में जलवाष्प ग्रहण अधिक होगा, अर्थात ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, और जितने वातावरणीय वर्षा होती हैं उनकी मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का यहाँ पे विकास होगा, औसत से अधिक वर्षा होगा और बाढ़ की समस्या आएंगे भूमध्य क्लाइमेट में, मेडिटेरियन क्लाइमेट। अब उच्च अक्षांश पे क्या होगा, तो उच्च अक्षांश पे देखो हिमगलन क्या हो जाएगी, दर ज्यादा हो जाएगा, स्थल मंडल पे जल भराव हो जाएगा, ठीक है। उच्च अक्षांश, ये मध्य हो गया, ये उच्च अक्षांश है, तो उच्च अक्षांश में क्या होगा, हिमगलन या वहां पे बर्फ की चादर है वो पिघलने लगेगी। स्थल मंडल पे क्या हो जाएगा, पिघलेगा तो जल आएगा। और दलदल क्षेत्र का विकास होगा, दलदल क्षेत्र का विकास होगा तो दलदल हमेशा मीथेन को क्या करता है, उत्सर्जन करता है, और उत्सर्जन करेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। दूसरा क्या है, हिमगलन होगा या हिम का पिघलन होगा तो तटीय क्षेत्र और द्वीपीय जलमग्न हो जाएंगे और डूब जाएंगे। तो उच्च अक्षांश की ये बात हो रही है। जलमंडल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी तक तो स्थल मंडल पे बात की है, अब जल मंडल पे क्या होगा, तो जल सतह का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर जल सतह का तापमान बढ़ जाएगा तो जल की लवणता और घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन या वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा तो घनत्व, या कहें कि जैसे कि एक भगोना पानी रखो और नमक डाल के छोड़ दो, ठीक है, पूरा पानी भर के उसमें 2 चम्मच डाल दो और उसके बाद इतना खौला दो, टेम्परेचर कर दो कि ये सूख के 2 कप पानी रह जाए, तो उसमें जब टेस्ट करोगे तो नमकीन लगेगा,
मतलब लवणता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, घनत्व क्या हो जाएगा, पहले से डेंस हो जाएगा। ठीक, तो टेम्परेचर वृद्धि होने से ये होगा। तो जो जलधाराएं हैं उनके प्रतिरूप में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जलधाराएं जानते हो कि हाई डेंसिटी से, हमेशा ध्यान रखना कि हाई जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी हमेशा क्या करेगा, डेंसिटी को बढ़ाएगा। जितना सैलिनिटी होगा उतना ज्यादा डेंसिटी, जितना लवणता होगा डेंसिटी को बढ़ाएगा। और कोई भी चीज पदार्थ कहाँ से मूव करेगा, तो हमेशा ध्यान रखना हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी पे जाएगा। अगर हाई डेंसिटी है वहां से लो डेंसिटी पे होगा। तो यही जब समुद्र में होगा कि मान लो ये हाई डेंसिटी है, यहाँ पे लो डेंसिटी है, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा। ये होगा समुद्री जल धाराएं। ठीक है, तो समुद्री जल धाराओं की प्रतिरूप में भी परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी और सैलिनिटी दोनों चेंज हो रहा है। दूसरा है कि एल नीनो की आवृत्ति और तीव्रता क्या हो जाएगा, तेज होगा, और भारतीय मानसून इससे ज्यादा प्रभावित होगी। तीसरा क्या कि हिमगलन अगर ज्यादा होगा तो समुद्र जल के स्तर में क्या होगा, वृद्धि होगी, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आवृत्ति में क्या होगा, वृद्धि होगा। ये जलमंडल पे प्रभाव होगा। अब जरा सा बात करें स्वास्थ्य पे, तो जब बारिश बहुत ज्यादा होगा तो आर्द्र जनित वेक्टर रोगों में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, जैसे मलेरिया वगैरह। ठीक है, लेकिन इसके ग्लोबल वार्मिंग के कुछ सकारात्मक भी प्रभाव हो सकते हैं। एक तो निगेटिव अभी तक देखे, सकारात्मक प्रभाव क्या होगा कि कृषि के क्षेत्रों में वृद्धि होगी, विशेष करके मध्य अक्षांश में कृषि के क्षेत्रों की वृद्धि होगी। दूसरा क्या इसमें प्रभाव होगा कि नदियों में जल स्तर की वृद्धि होगी, नदियों का विकास होगा, और मृत नदियों की संख्या में गिरावट होगी। तो ये सकारात्मक प्रभाव होगा ग्लोबल वार्मिंग में। लेकिन दोनों प्रभाव हमें बताने हैं, ग्लोबल वार्मिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने हैं, डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो प्रभाव हमेशा दोनों। और हमेशा क्या करेंगे, लिथोस्फीयर को या जमीन पे देखेंगे बांट करके कि कहाँ पे निम्न अक्षांश की बात करेंगे, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश की, तीनों लेवल पे बात करेंगे। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे, क्या निगेटिव हुआ। उसके बाद सकारात्मक बात कर लेंगे दो पे कि मध्य अक्षांश में कृषि की संभावनाएं बढ़ जाएंगी या कृषि क्षेत्र में वृद्धि होगी, और नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो गई, नदियों का विकास होगा, और मृत नदियों की संख्या में गिरावट होगी। ये सकारात्मक प्रभाव होगा। अब दूसरा आते हैं कि ओजोन परत का क्षरण क्या है। तो देखो, ओजोन परत हमेशा ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा अधिकांशतः कहाँ पे मिलता है, ये समताप मंडल में मिलता है। ठीक है ना, समताप मंडल पे मिलता है। कि हम अगर बात करें कि ये 18 किलोमीटर है, ठीक, यहाँ पे 8 किलोमीटर, और ये समताप मंडल है जो 50 किलोमीटर के करीब तक होता है। यहाँ से बात करें पूरे 50 किलोमीटर होता है, तो 50 किलोमीटर तक समताप मंडल होता है। इसी में हमारा क्या होता है, ओजोन लेयर होता है। तो समताप मंडल में ये क्या है, क्षोभ मंडल है। तो समताप मंडल में अधिकांशतः ओजोन मिलता है, और ओजोन का कारण क्या है, यूवी रे से बचाव करना। तो कौन कौन इसका ओजोन का क्षरण करते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, हेलोजन जितने होंगे वो सारे करेंगे, हाइड्रोफ्लोरो कार्बन करेगा, CCl4 करेगा, मिथाइल ब्रोमाइड करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड करेगा। ये सब क्या है, ये ऑक्सीजन का डिप्लीशन कर, ओजोन का डिप्लीशन करते हैं या ओजोन परत का क्षरण करते हैं। ठीक ना, तो इनका प्रभाव क्या होगा ओजोन परत पे, तो पहले वनस्पति पे प्रभाव होगा। इससे जो कोमल वनस्पतियां होंगी या इनकी वृद्धि क्या होगी, प्रभावित होगी। जो कोमल वनस्पतियां होंगी वो झुलस जाएंगी, और जो वृद्धि होगा उसका प्रभावित होगा। दूसरा, मृदा क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। क्यों, तापमान अधिक होने के कारण फसल क्या हो जाएगा, सूख जाएगी। दूसरा, समुद्र परितंत्र पे फर्क पड़ेगा, जितने फाइटोप्लैंक्टन हैं उनकी प्रोडक्शन में, उत्पादन में कमी आ जाएगी। जलीय परितंत्र क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, और ऑक्सीजन उत्सर्जन में कमी होगी। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन इवॉल्व करता है, तो फाइटोप्लैंक्टन करता है या समुद्री परतंत्र के द्वारा आता है। तो उसकी उत्सर्जन में कमी हो जाएगी, क्योंकि उत्पादन कम हो जाएगा या फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। मानव पे क्या फर्क पड़ेगा, तो अभी तक हमने वनस्पति पे देखा ओजोन की वजह से, समुद्र पे देखा, अब आ जाते हैं मानव पे। मानव पे क्या होगा, तो मानव पे देखो, मानव पे त्वचा रोग होगा, जैसे कैंसर। प्रतिरक्षा जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाएगी, मोतियाबिंद में वृद्धि होगी, मानव के जीन में क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा। ये हर बार पूछा गया है प्री में।
ठीक। वायुमंडल पे क्या फर्क होगा, तो जो इसका संगठन है, संरचना है, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। वायुमंडल के संगठन और संरचना में क्या होगा, परिवर्तन होगा। वायुमंडलीय गैस के अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा और ऊष्मा बजट क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। ये वायुमंडल पे फर्क पड़ेगा। अब कार्बन क्रेडिट की बात करते हैं, कार्बन क्रेडिट की बात करते हैं। तो 1997 में फर्स्ट टाइम क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान यूएनएफसीसी के द्वारा ये संकल्पना दी गई थी। 1997 में फर्स्ट टाइम संकल्पना दी गई थी। तो ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन कम करने वाले को मौद्रिक रूप से फायदा दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, कार्बन जो कम उत्सर्जन करे, कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन करेगा, तो उसको मौद्रिक रूप से फायदा दिया जाएगा। क्या होता है कि जो कार्बन उत्सर्जक कंपनी होते हैं, उनको निर्धारित सीमा से कम कार्बन उत्सर्जन करना होता है। जैसे कि हम कह दें कि CO2 आपको उत्सर्जन, कोई कंपनी है X और आपको 10 बिलियन टन या जो भी निर्धारित किया जाए उससे कम आपको क्या करना है, उत्सर्जन करना है। अगर कम उत्सर्जन करेगा तो उसको पुरस्कार स्वरूप क्या दिया जाएगा, कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। जितना कम होगा उसका सीमा मान लो 100 निर्धारित किया गया, 100 निर्धारित किया गया, तो वो मान लो 40 ही उत्सर्जन किया तो 60 उसको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। अब कैसे होगा कार्बन क्रेडिट, अब देखो समझो कि ये क्या किया, कम किया, 40 ही यूज किया, 60 बच गया। एक कंपनी कोई होगी, उसका भी निर्धारित कितना था 100, लेकिन वो कितना कर दिया खर्च, 160 कर लिया। उत्सर्जन कितना किया, 160। तो अब क्या करेगा कि उसकी 100 थी, ठीक है ना, तो उसको पेनाल्टी देना होगा, उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। ये डर होगा कि अगर उससे ज्यादा हमने यूज कर लिया तो हमें क्या करना होगा, फिर ये 60 कहीं से खरीदेगा, और 60 किससे खरीदेगा, इसी से खरीदेगा। तो कार्बन क्रेडिट इसी को कहते हैं कि अधिक उत्सर्जन वाले जो होते हैं वो रद्द होने के कारण या बचने के कारण, लाइसेंस रद्द होने के कारण या बचने, पेनल्टी से बचने के कारण क्या करते हैं, कार्बन क्रेडिट को खरीदते हैं। इससे परिणाम क्या होगा कि कार्बन उत्सर्जन को हतोत्साहित करना होगा और कार्बन क्रेडिट को क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। ये ओवरऑल कार्बन क्रेडिट की बात है, ठीक। तो हम लोग पहले कार्बन क्रेडिट को देखें ना, कार्बन क्रेडिट समझ गए ना। कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि एक कार्बन कम उत्सर्जन वाले को क्या दे दिया जाता है, एक सीमा से कम उत्सर्जन होता है तो वो क्रेडिट उसको मिलता है, वो कार्बन को क्या कर सकता है, बेच सकता है, तो उससे पैसा होगा, तो वो कार्बन उत्सर्जन की क्या करेगा, ये हतोत्साहित करेगा और कार्बन क्रेडिट को प्रोत्साहित करेगा, ठीक है ना। तो ये बात बताया गया था और ध्यान इस बात को रखना है कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान ये संकल्पना आई थी। लेकिन कार्बन ट्रेडिंग की बात करें, कार्बन ट्रेडिंग की, ये 1970 में यूएनईपी द्वारा अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा अमल लाया गया था। 1970 में यूएनईपी के द्वारा ये अवधारणा दिया गया था और ये प्रोटोकॉल के क्योटो प्रोटोकॉल में अमल लाया गया। अब देखो ये बात तो समझ में आना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए क्या किया गया, कार्बन ट्रेडिंग अर्थात कार्बन का क्रय विक्रय किया गया, जिसको हमने कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी समझा। तो कार्बन को खरीद फरोख्त ही करना ही क्या है, कार्बन ट्रेडिंग कहलाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि देखो अम्लीय वर्षा कैसे होता है। तो उद्योग द्वारा उत्सर्जन होते हैं गैस, क्या उत्सर्जन होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन etc वायुमंडल में जाएगा। वैसे ही जीवाश्म और ईंधन के द्वारा ये गैस जाएगा, वाहन के द्वारा जाएगा, तेल शोधन के द्वारा जो कंपनियां हैं उनके द्वारा जाएगा। और जब ये एटमॉस्फेयर में जाएगा तो जब बारिश होगा, ह्यूमिडिटी से क्रिया कर लेगा तो ये क्या करेगा, अम्लीय वर्षा करेगा, ये अम्लीय वर्षा करेगा। जब अम्लीय वर्षा करेगा तो प्रभावित क्या होगा, तो प्रभावित क्षेत्र अगर देखें तो नॉर्वे है, स्वीडन है और कनाडा है। ये 3 देश प्रभावित हैं अम्लीय वर्षा से। इसका प्रभाव क्या होगा, अम्लीय वर्षा की वजह से प्रभाव क्या होगा, तो वनस्पतियों में क्लोरोफिल की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब क्लोरोफिल कमी हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण में भी कमी होगी और उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पहली बात। दूसरा क्या कि झीलों में अम्लीयता में वृद्धि हो जाएगी, कि जितने लेक हैं उसमें अम्लीयता की में वृद्धि हो जाएगी। पक्षी और जैव विविधता पे क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, पक्षियों की भी संख्या कम हो जाएगी, जैव विविधता भी कम हो जाएगी। मृदा में विद्यमान पोषक जो तत्व हैं, न्यूट्रिएंट हैं, उनका निच्छालन होगा और अम्लीय मृदा बन जाएंगे। संगमरमर की मूर्तियों एवं भवनों की क्षति होगी, जैसे ताजमहल है उनकी क्षति होगी। ये एसिड रेन से इसके प्रभाव हमने देख लिया। अब जलवायु परिवर्तन पे रणनीतियां क्या है,
जलवायु परिवर्तन पे रणनीतियां क्या हैं, तो एक पहला देखें कि अंतर्राष्ट्रीय रणनीति क्या है। तो आर्कटिक काउंसिल बनाया गया है, आर्कटिक काउंसिल बनाया गया है। क्या, तो काले कार्बन में कमी लाने हेतु खोज और नीति निर्माण की खोज करना और उसके लिए नीति निर्माण बनाने के लिए आर्कटिक काउंसिल है। आर्कटिक काउंसिल का मेन उद्देश्य क्या है, काले कार्बन में कमी लाना, प्री में पूछा जा चुका है, लाना हेतु खोज करना और नीति का निर्माण करना कि कैसे कार्बन में कमी लाया जाए, कौन से, काले कार्बन में। दूसरा क्या है, कार्बन कैप्चरिंग किया जा रहा है, CO2 को संयंत्र द्वारा कैप्चर करके भूमि के नीचे संग्रहित किया जा रहा है, तो कार्बन कैप्चरिंग किया जा रहा है। ग्रीन कार्बन लाया जा रहा है, जिसको CO2 को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे और मिट्टी में क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, ग्रीन कार्बन उसको बोला जा रहा है। ठीक है। ब्लू कार्बन क्या, तो CO2 को तटीय क्षेत्र में जैसे समुद्र है, मैंग्रोव है, उनके द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, उसको ब्लू कार्बन बोला जाता है। ग्रीन कार्बन क्या बोला जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे और मिट्टी में वो संचित करना ही ग्रीन कार्बन होता है। ब्लू कार्बन क्या, तो ब्लू कार्बन जानते ही हो, समुद्र में होगा या तटीय क्षेत्र में होगा, मैंग्रोव में होगा, इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कराएगा। तीसरा, नेक्स्ट क्या है, ऑफसेट ट्रेडिंग किया जा रहा है, कार्बन क्रेडिट अर्जित करना, जो कार्बन क्रेडिट बताया था। फिर क्या, ISA बनाया गया, ठीक है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया और सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करने की बात किया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जगत में काम किया जा रहा है आर्कटिक काउंसिल के द्वारा, कार्बन कैप्चरिंग के द्वारा, ग्रीन कार्बन के द्वारा, ब्लू कार्बन द्वारा, ऑफसेट ट्रेडिंग हो रहा है, ISA बनाया गया है, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्तर पे भारत क्या कर रहा है, तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना लेके आया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ चुका है कि क्लाइमेट चेंज एक्शन, क्लाइमेट चेंज पे नेशनल कार्य योजना, ये एजेंडा कब लाया गया था, तो 2008 में, ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है। उसके तहत 8 राष्ट्रीय मिशन चालू किए गए थे। जलवायु परिवर्तन पे राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में लाया गया था, उसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन स्टार्ट किए गए थे। जैसे एग्जांपल के रूप में 8 तो नहीं गिना रहे हैं, राष्ट्रीय सौर मिशन स्टार्ट किया गया था, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन स्टार्ट किया गया था, जल मिशन स्टार्ट किया गया था, सतत पर्यावरणीय मिशन इत्यादि स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता लाया गया था, हरित भवन निर्माण लाया गया था, बचत लैंप योजना लाया गया था, उज्ज्वला लाया गया था, उजाला लाया गया था, जलवायु अनुरूप कृषि पे राष्ट्रीय पहल लाया गया था। तो ये राष्ट्रीय पहल किया गया था क्लाइमेट चेंज पे इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। जब भी लिखना हो तो ये हमेशा ध्यान रखना। अब आ जाए कि जलवायु पेरिस सम्मेलन, जलवायु पे पेरिस सम्मेलन की बात करें तो 2015 में आयोजित हुआ था। आयोजनकर्ता कौन था, UNFCCC था और COP21 इसको बोला जाता है। मुख्य बिंदु क्या था, तो तापमान जो इंक्रीज है वो पूर्व औद्योगिक के समय से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना, अर्थात 1.5 तक प्रयास करना, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहे। जो पूर्व औद्योगिक के समय की बात हो रही है, तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक के समय से कितना सीमित करना, 2 डिग्री तक सीमित करना। विकासशील देशों को जलवायु वित्त और तकनीकी हस्तांतरण करने का प्रावधान है। 2050 में 2050 से लेकर 2100 के मध्य कार्बन चक्र को संतुलित करने का एम रखा गया है। प्रत्येक देश द्वारा स्वैच्छिक NDC घोषित करना है, ठीक है, स्वैच्छिक NDC घोषित करना है। सॉरी डिस्टर्ब हो गया था फोन आने की वजह से। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि NDC घोषित किया गया, प्रत्येक देश अपना NDC घोषित कर रहा है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट कंट्रीब्यूशन। तो नेशनल अपने राष्ट्रीय स्तर पे डिटरमाइन कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन कितना होगा, और ये भारत के परिप्रेक्ष्य में जो भारत ने NDC घोषित किया बड़ा सफल हुआ है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, उसको हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन संबंधी शिक्षा देना, प्रशिक्षण करना, सार्वजनिक जागरूकता करना, ये है। प्रत्येक 5 वर्ष पे देश द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना, ये इसमें मुख्य बिंदु है पेरिस सम्मेलन की। क्या कि पूर्व औद्योगिकरण के से पहले तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखना टेम्परेचर, प्रयास किया जाएगा कि 1.5 रखा जाए। दूसरा क्या कि तकनीकी का हस्तांतरण करना, वित्त का प्रावधान करना, वित्त कितना है तो 100 बिलियन है, ठीक है ना। ये 2050 से 21 के बीच में कार्बन चक्र को क्या कर देना, संतुलित करना। प्रत्येक देश NDC अपना स्वैच्छिक NDC घोषित करेगा। जलवायु परिवर्तन संबंधी शिक्षा देना, प्रशिक्षण देना, सार्वजनिक जागरूकता फैलाना, और प्रत्येक 5 वर्ष पे जो देश उठाए हैं कदम, उनकी समीक्षा करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मुख्य बिंदु है पेरिस की, ये कभी भी यूज किया जा सकता है। तो भारत पे प्रभाव क्या पड़ा,
सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा इसके पेरिस से? तो भारत शीर्ष 10 आपदा प्रभावित देशों में शामिल, अतः आपदा प्रबंधन में सहायक है। दूसरा क्या, वित्त और तकनीकी हस्तांतरण द्वारा ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति होगी, जो उसमें हस्तांतरण की बात किया गया है। जलवायु परिवर्तन संबंधी जागरूकता में वृद्धि होगी। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पेरिस का फायदा होगा, लेकिन नकारात्मक भी होगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक रूप से कार्बन कटौती से बुनियादी विकास क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि कार्बन को कटौती करना है और जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट समय में ये है कि विकास जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो कार्बन कटौती करेंगे तो हमारा विकास क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। तेल और गैस कंपनियां हैं, उन पे प्रभाव पड़ेगा। रोजगार वृद्धि में भी कमी आएगी। ये नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा पेरिस का। ठीक है ना। तो आईपीसीसी का एसआर रिपोर्ट आया था 1.5, एसआर 15 बोला जाता है, या एसआर 1.5 रिपोर्ट आईपीसीसी का वेरी इंपॉर्टेंट यूज करने वाला। ये रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत जगह यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। क्या है लक्ष्य आईपीसीसी एसआर 1.5 रिपोर्ट का या 15 रिपोर्ट का? लक्ष्य है कि 21 सदी के अंत तक तापमान और पूर्व औद्योगिकरण के स्तर से 1.5 डिग्री तक सीमित रखने का लक्ष्य है। दो जगह से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 1.5 तक सीमित रखने का पक्ष रखा है आईपीसीसी। एसआर 15 में कितना, 2 डिग्री की जगह कितना बोला है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि होनी चाहिए या सीमित रखने की बात कहा गया है। जो पेरिस की बात कही गई थी 2 डिग्री पे, वो कहा कि नहीं भाई 1.5 रखो। क्यों रखा? कह रहे हैं कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर वृद्धि हो जा रही है तो समुद्री जल के स्तर में 10 सेंटीमीटर क्या होगा? कम वृद्धि होगा। हाँ, मतलब अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, सॉरी लिखने में गलत हो गया था, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे समुद्री जल स्तर होगा उसके सापेक्ष में देखा जाए तो 1.5 पे जो जल स्तर होगा वो 10 सेंटीमीटर कम होगा। स्थलीय और जलीय परितंत्र को अधिक संरक्षित कर पाएंगे अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। कैसे? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे 70 से 50% तक जो कोरल रीफ हैं या प्रवाल भित्ति हैं उनका ह्रास हो जाएगा, जबकि 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना हो जाएगा? 99% हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सीमित रखते हैं तो एक शताब्दी में एक बार गर्मी के मौसम में आर्कटिक क्या होगा? बर्फ रहित होगा। मतलब कि एक शताब्दी में एक बार होगा, 100 साल में एक बार होगा कि आर्कटिक पे बर्फ नहीं होगा अगर 1.5 डिग्री पर हम रखते हैं। लेकिन अगर 2 डिग्री पे रहेंगे तो ये जो एक शताब्दी में हो रहा था वो हर 10 साल पे ये घटना होगा, बर्फ रहित होगा। फिर ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ग्लोबल वार्मिंग का कभी भी इम्पैक्ट दिखाना, इन सबको दिखा सकते हैं आईपीसीसी एसआर रिपोर्ट। अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य पे कम दुष्प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। एसडीजी गोल को प्राप्त करने में आसानी रखे होगा जब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कुल मिला जुला के आईपीसीसी एसआर रिपोर्ट ये बोलता है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखना ज्यादा तार्किक लगता है इन रेदर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको 1.5 टारगेट को रखना चाहिए और उसके लिए कारण बताया, और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त करने के कदम भी बताया आईपीसीसी हो सकता है। और यही कारण है क्लाइमेट चेंज को या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के सुझाव देने के लिए। ये सुझाव में भी उपयोग कर सकते हो आप। तो CO2 को चरणबद्ध तरीके से कम करना, वैकल्पिक ऊर्जा को प्रोत्साहन देना, मतलब ऐसा ना हो कि कोल पे ही या ऑयल पे या गैस पे हो। जन जन को जागरूक करना, जैसे साइकिल का प्रयोग करना, परिवहन के वैकल्पिक साधन विकसित करना, वृक्षारोपण करना, जल प्रबंधन करना, नई तकनीकी और अनुसंधान करना। ये आईपीसीसी ने बताया, लेकिन ये आप हर जगह सुझाव दे सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, 2010 में ये गठित की गई है। ये प्री का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनजीटी कब गठित किया गया है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत ये गठित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण को संरक्षण करना, वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने का और लोगों एवं संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाने का काम। तो
ये क्या कि कोई भी कानून हो पर्यावरण संबंधित उनको लागू करना, अगर किसी को संपत्ति का नुकसान हुआ है किसी की वजह से, तो उस क्षतिपूर्ति दिलवाने का काम कौन करता है? एनजीटी करता है। 6 महीने के भीतर पर्यावरण मुद्दे को क्या किया जाता है? निपटारा किया जाता है। मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली है। और क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है? तो कोलकाता है, पुणे है, भोपाल है और चेन्नई है। एनजीटी के मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है, लेकिन इसकी क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं कोलकाता, पुणे, भोपाल और चेन्नई में। तो ये तो हमारा उद्देश्य रहा क्या? पर्यावरण को संरक्षण करना, वन्य और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, पर्यावरण संबंधित जो भी कानूनी अधिकार हैं उनको लागू करवाना, अगर लोग और संपत्ति का नुकसान हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति दिलवाना, 6 महीने के अंदर इसके मुद्दे को निपटारा करने की बात कहा गया है इसमें। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, और क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, पुणे, भोपाल और चेन्नई है। ठीक। अब बात करते हैं कि इसकी संरचना कैसी है। तो केंद्र सरकार द्वारा गठित चयन समिति द्वारा इसके सदस्यों का चयन होता है। तो चयन समिति गठित करता है, कौन करता है? तो केंद्र सरकार चयन समिति गठित करता है, उसके द्वारा इसके सदस्यों का चयन होता है। तो सदस्य कौन होता है? तो एक अध्यक्ष होता है, एक न्यायिक सदस्य होता है और विशेषज्ञ होते हैं। मतलब ये होना जरूरी है कि एक अध्यक्ष होगा, एक न्यायिक सदस्य होगा और विशेषज्ञ होंगे। अधिकतम कितने हो सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, 20 हो सकते हैं। न्यूनतम कितने होंगे? तो 10 सदस्य होंगे। प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पे किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट भी याद रखना कि अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के सलाह पे किया जाता है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि इसकी शक्ति, एनजीटी की शक्ति और अधिकार क्या है। तो पर्यावरण से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित जो विवाद हैं उनकी सुनवाई कौन करता है? एनजीटी करता है। ठीक है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से यह निर्देशित है। आदेश के अनुपालन अगर कोई नहीं करता है तो दंड देने की शक्ति है। 3 वर्ष तक जेल दे सकता है या 10 करोड़ तक जुर्माना लगा सकता है। ठीक है। दुष्प्रभावित पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की शक्ति देता है और इसके निर्णय के विरुद्ध 90 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे कि जो श्री रविशंकर का था, यमुना नदी पे हुआ था, यमुना नदी पे के किनारे हुआ था, आर्ट ऑफ लिविंग हुआ था और उसके ऊपर एनजीटी ने इनके ऊपर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था। 5 करोड़ का एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। तो इसके निर्णय के विरुद्ध आप जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, 90 दिन के भीतर। तो देखो क्या कि जो भी पर्यावरण से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है उसके विवादों की सुनवाई करता है। दूसरी क्या, ये हमेशा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है। इसके आदेश का अगर कोई अनुपालन न करे तो वो दंड दे सकता है और दंड देने की शक्ति क्या हो सकती है कि 3 वर्ष तक जेल दे सकता है या 10 करोड़ तक जुर्माना लगा सकता है। दुष्प्रभावित जो हैं पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान दिलवा सकता है। इसके निर्णय के विरुद्ध 90 दिन के भीतर आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अधिकरण पर्यावरण से संबंधित 7 अधिनियमों से संबंधित विवादों का सुनवाई करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 7 अधिनियम से सुनवाई करता है। 7 अधिनियम कौन है? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये अपने आप में प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। जैव विविधता अधिनियम 2002। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। ये सारे के सारे ईयर वेरी इंपॉर्टेंट, अभी के अभी रट जाना, ये सारे प्री में पूछे जाते हैं, सारे के सारे। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण या नियंत्रण अधिनियम 1981। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो 2002 में आया था। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। ये हम 5 हैं, 2 छोड़ दिए क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आलोचना किया जाता है एनजीटी पे। एनजीटी पे आलोचना किया जाता है। इनके क्षेत्राधिकार में 2 महत्वपूर्ण अधिनियमों का शामिल न होना। कौन कौन से नहीं है? और यही इंपॉर्टेंट है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पे ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनजीटी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 इसके अंदर शामिल नहीं है, एनजीटी के अंदर शामिल नहीं है। तो ये हमेशा 7 दिया जाता है। 7 में से हमेशा प्री जो होगा, प्री में हम बताएंगे 7 के 7, लेकिन मेंस में 7 के 7 लिखोगे तो लिमिट समझ हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट वापा 1972 नहीं शामिल है।
फॉरेस्ट राइट अधिनियम 206 शामिल नहीं है, ये दो नहीं शामिल है, ये है। सो हाई कोर्ट जैसा शक्ति ये नहीं रखता, बताया गया लेकिन नहीं रखता। कई बार निर्णय आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, इसके कई बार निर्णय आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं जब एडवांस लेवल पर चलेंगे। महत्व क्या है इसका एनजीटी का, तो विवादों में कमी लाता है, विशेषज्ञता से परिपूर्ण है, पर्यावरण का संरक्षण करता है, ये महत्व है। आर्द्र भूमि की बात करें, आर्द्र भूमि या वेटलैंड की बात करें, ये भी हमारा क्यों न्यूज में है, तो वेटलैंड धड़ाधड़ भारत के क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट बोला जाता है। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसको बोला जाता है, वेटलैंड को बोला जाता है प्री के लिए। किडनी ऑफ द लैंडस्केप किसको बोला जाता है, वेटलैंड को बोला जाता है। तो प्री के लिए बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसको बोला जाता है, किडनी ऑफ द लैंडस्केप किसको बोला जाता है, आर्द्र भूमि को बोला जाता है। आर्द्र भूमि पे संकट के कारण क्या है, तो मानवीय कारण अगर देखें तो मानवीय कारण क्या है, पशुचरण, कृषि कार्य के लिए आर्द्र भूमि में हस्तक्षेप, पर्यटन और मत्स्यन, अनियंत्रित शहरीकरण, बाढ़ नियंत्रण के लिए बांधों पे का निर्माण, औद्योगिक और नगर अपशिष्ट, ये सब आर्द्र भूमि के संकट है। दूसरा प्राकृतिक कारण क्या है, बाढ़ और सूखा, चक्रवात और सुनामी, जलवायु परिवर्तन, सागरीय जल स्तर में वृद्धि, विदेशी प्रजातियां, मृदा अपरदन, ये सारे कोरिलेट करके देखना, अपने माइंड पे मंथन करना, ये जब भी बता रहे हैं मंथन करना कि कैसे वेटलैंड को प्रभावित करता है, ये ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे डायमेंशन सारे दे रखे हैं। अब बात हैं कि वेटलैंड का महत्व क्या है, तो जीव जंतु का निवास स्थल होता है, समृद्ध जैव विविधता होती है, अनेक खाद्य श्रृंखला इससे चलती हैं, जल शुद्धिकरण में ये आता है, उपयोगी है, अनेक प्रकार के भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत होती हैं, बाढ़ से बचाव करता है, अवशोषण द्वारा पानी का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, तटीय क्षेत्र को अपरदन से रोकता है, पर्यटन का केंद्र होता है, औषधि पौधे पाए जाते हैं, ये वेटलैंड की इंपॉर्टेंस है। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो ये 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। 171 देश अभी तक साइन कर चुके हैं, भारत में 75 हैं, अब 75 से तो हटा दो, ठीक है ना। यूपी में 10 आर्द्र भूमि है। भारत में 1986 राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। भारत में 1986 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरुआत हुआ था। 115 साइट पहचान की गई थी। 2010 के पहले पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता था, ठीक है ना। 2010 से पहले पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता था। आर्द्र भूमि की संरक्षण और प्रबंधन नियमावली 2017 आया। आर्द्र भूमि के लिए संरक्षण के लिए नियमावली आया, कोई कानून नहीं आया, नियमावली आया। क्या आया कि आर्द्र भूमि का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग किया जा सकता है, राज्य के आर्द्र भूमि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो आर्द्र भूमि का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करने में कौन होगा, तो राज्य के जो आर्द्र भूमि प्राधिकरण हो उनके द्वारा उपयोगिता इसकी या उपयोग निर्धारित किया जाएगा। दिशा निर्देश बाध्यकारी प्रवृत्ति का नहीं है, इसमें सीधी सीधी बात है, और यही कमियां भी हो जाएंगे। प्रबंधन के लिए विकेंद्रीकरण दृष्टिकोण राज्य अपनी प्राथमिकता को निर्धारित करेगा। तो प्रबंधन के लिए बोला गया है कि डिसेंट्रलाइज अप्रोच अपनाया गया। इसमें क्या है कि राज्य अपनी प्राथमिकता के अनुसार वेटलैंड के उपयोग को निर्धारित करेगा। सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की जगह, जो सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उसकी जगह राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति की स्थापना की गई। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति की स्थापना किसकी जगह किया गया, सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की जगह। और राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति की स्थापना की गई, उसकी प्रकृति कैसी होती है, सलाहकारी होती है, वो सलाह देगा। आर्द्र अतिक्रमण पे प्रतिबंध लगाया गया, अपशिष्टों पे रोक लगाया गया। तो बाकी जितने आर्द्र भूमि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, मानवीय कारक, उनको रोकने की बात कहा गया। अब परवाल भित्ति की बात करें तो परवाल भित्ति के लिए आदर्श दशाएं क्या होती हैं, तो सूर्य की रोशनी, ठीक है, क्योंकि इसके मुख्य भोजन कौन होते हैं, प्लैंकटन होते हैं। तो प्लैंकटन के लिए क्या चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए। लवणता कितना होना चाहिए, तो 27 से 30, ठीक है ना, 27 से 30 के बीच में लवणता होना चाहिए। गहराई कितना होना चाहिए, कितने गहराई तक हो सकते हैं, तो 66 से 67 मीटर तक। तापमान कितना होना चाहिए टेम्परेचर समुद्र का, तो 20 से 21 होना चाहिए। ये आदर्श दशाएं हैं प्रवाल भित्ति को उत्पन्न होने के लिए, ये प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब जरा सा बात करें प्रकार, कोरल रीफ के प्रकार कैसे हो सकते हैं, तो तटीय प्रवाल भित्ति हो सकता है जो तट पे पाया जाता है, समुद्र तट पे पाई जाती है। ये भित्ति 50 से 55 मीटर मोटी होती है। जैसे
एग्जाम्पल, तटीय प्रवाल कहाँ पाया जाएगा? फ्लोरिडा में पाया जाता है, मलेशिया में पाया जाता है, अंडमान निकोबार में पाया जाता है तट पे। दूसरा क्या होता है? अवरोधक प्रवाल भित्ति होता है। ये मोटाई तटीय प्रवाल से जो होती है उनसे अधिक होती है। यह महासागरीय तट के समानांतर कुछ दूरी पे पाई जाती हैं। महासागरीय तट के समानांतर कुछ दूरी पे पाई जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। तो अवरोधक प्रवाल भित्ति। तीसरा क्या है? बल्लेआकार प्रवाल भित्ति, या जिसको एटॉल बोला जाता है। इसकी आकृति कैसी होती है? घोड़े के नाल की तरह होती है। और कहाँ पाया जाता है? चीन सागर में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के सागर में पाया जाता है ये बल्लेआकार प्रवाल भित्ति। तो 3 प्रकार के प्रवाल भित्ति होती हैं। अब इसका महत्व क्या है प्रवाल भित्ति का? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात से समुद्री तटों की रक्षा करती है, आवास और आश्रय के रूप में कार्य करती है। कोरल रीफ नाइट्रोजन अन्य पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में काम करती है, जो समुद्री खाद्य श्रृंखला को पोषित करती है। मछली पकड़ने का उत्तम स्थान होता है कोरल रीफ का जगह। औषधि जो प्रवाल भस्म होता है ये कोरल रीफ से बना होता है। जैव विविधता समृद्धि क्षेत्र है, जैव विविधता में समृद्ध है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत पाया जाता है। इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ठीक ना। अब प्रवाल विरंजन की बात करें कि कैसे प्रवाल होता है, या कोरल रीफ ब्लीचिंग की बात करें तो जूजेंथली एक शैवाल पाया जाता है। सिम्बायोसिस रिलेशन होता है किसमें? कोरल रीफ में जूजेंथली का होता है, ये शैवाल होता है। और इनके विनष्ट हो जाने की वजह से वो क्या हो जाता है? कलरफुल जो दिखते हैं वो जूजेंथली की वजह से दिखते हैं कोरल रीफ क्या अगर कलरफुल देखते हैं तो किसके? जूजेंथली की वजह से होता है। और सिम्बायोसिस रिलेशन में होता है, जब इनकी सिम्बायोसिस रिलेशन टूट जाती है तो कोरल ब्लीचिंग बोला जाता है, या सफेद दिखने। कारण क्या है इसके लिए? तो प्राकृतिक कारण के रूप में देखो तो सागरीय तल में परिवर्तन हो जाए, एल नीनो आने से जीवाणु बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, अल्ट्रावायलेट किरण वहां पे आने लगे, लवणता में परिवर्तन हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो ये प्राकृतिक कारणों की वजह से क्या होगा? कोरल ब्लीचिंग हो सकता है। अब जरा से मानवीय कारण देखो, मानवीय कारण क्या? तो तेल व रसायन का वहां पे क्या हो जाए? पॉल्यूशन हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, अम्ल वर्षा हो जाए, कीटनाशक का प्रयोग हो और उस पानी में हो तो कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा। प्रवाल खनन होने लगे तो वो भी कारण है, प्रदूषण है भी है। तो इन मानव जनित ये कारण है। यूएनईपी ने 2014-16 में रिपोर्ट किया था कि ग्रेट बैरियर रीफ 50% कोरल क्या हो गए हैं? मारे गए हैं। 50%। रोकने का उपाय कारण से ही ले लेंगे, जो कारण है उसको रोक लें, ठीक है। मानवीय कारण को ज्यादातर रोकेंगे। भारत के प्रवाल क्षेत्र अगर देखा जाए तो प्रवाल क्षेत्र कितने हैं? 3062 किलोमीटर प्रवाल पाए जाते हैं भारत में, किलोमीटर पे प्रवाल पाए जाते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, ठीक है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इसको हम कहेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस, EIA। ये भी हमारा टॉपिक सीधे सीधे है। अभी हम लोग बेसिक चल रहे हैं, फिर से इसके रिपोर्ट पे भी आगे चलेंगे, सीधे सीधे टॉपिक देख रहे हैं। यूएनईपी का ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा निर्णय लेने से पहले ही पर्यावरणीय और सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का पहचान किया जाता है। ये यूएनईपी के द्वारा ये बताया गया है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करना, EIA करना चाहिए। कब करना चाहिए? तो कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं, कोई मान लो कि उद्योग ही बनाने जा रहे हैं, तो उद्योग स्थापित करने से पहले इस उद्योग का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, सामाजिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक रूप से क्या प्रभाव करना, इसका पहले ही स्थापित होने से पहले ही एनालिसिस कर लेना ही क्या है? पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कहलाता है, ठीक है ना। अब जरा सा बात करें कि आकलन का प्रक्रिया क्या हो सकता है, क्या क्या किया जाता है, आकलन कैसे किया जाता है। EIA पूछा जाए कि कैसे किया जाता है, तो प्रोसेस क्या है EIA का? तो पहला करेंगे स्क्रीनिंग। क्या करेंगे? जहां पे स्थापित कर रहे हैं उसको स्क्रीनिंग करेंगे। EIA बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से। आकलन की प्रक्रिया कैसे होगी? तो स्क्रीनिंग के द्वारा। स्क्रीनिंग का मतलब क्या कि मान लो कोई उद्योग स्थापित होने जा रहा है तो उसके अंदर क्या क्या गतिविधियां होंगी, उन सब गतिविधियों का अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन करने के बाद उनसे होने वाले जो गतिविधियां हैं उनसे होने वाले प्रभावों को सुनिश्चित किया जाएगा कि कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा ना, उस प्रभाव को सुनिश्चित किया जाएगा। तो दूसरा स्टेप आ जाएगा स्क्रीपिंग। स्क्रीपिंग क्या होता है? इसमें EIA के आवश्यक है कि नहीं ये देखा जाएगा कि इस परियोजना, अगर कोई परियोजना बनाया जा रहा है, उद्योग स्थापित किया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, इसके लिए EIA आवश्यक है कि नहीं। यदि आवश्यक है तो इसका स्तर क्या होना चाहिए भाई? इन्वायरमेंट
इम्पैक्ट एनालिसिस है कि नहीं, प्रभाव आकलन जरूरी है कि नहीं सुनिश्चित करना। क्यों? क्योंकि जितनी गतिविधियां हैं उसका अध्ययन करेंगे और उसके प्रभावों को सुनिश्चित करेंगे। अगर देखेंगे कि ज़्यादा प्रभाव नहीं पर्यावरण पे हो रहा है तो ये डिसाइड करेंगे कि हाँ इसको EIA नहीं चाहिए। लेकिन अगर चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो EIA एस्टिमेट करेंगे, तो उसका स्तर क्या होना चाहिए। फिर क्या है, मिटिगेशन की बात करेंगे। स्क्रैपिंग के बाद मिटिगेशन की प्रस्तावित परियोजना, जो भी प्रस्तावित परियोजना है उसके विकल्पों के विकास करेंगे कि विकल्प क्या होगा। मान लो कि अगर बहुत ज़्यादा कहीं पे ऐसा हो रहा है कि ये उद्योग या परियोजना स्थापित कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को प्रभावित करेगा और वो ऐसा प्रभावित करेगा कि उनके हेल्थ का क्षय होगा या आर्थिक क्षय होगा, उनके जल संसाधन संकट में हो जाएगा। तो अगर ये हो रहा है तो इसके विकल्प के रूप में अगर ये परियोजना लगाना है तो कहीं और लगाएं जहाँ पे ये कम हो, मिटिगेशन करना। ठीक है ना। मिटिगेशन को हिंदी में बोलते हैं क्या है, समन करना, समन की बात। ठीक है ना। प्रतिवेदन और रिपोर्टिंग करना। अब हमने विकल्प तैयार कर लिया, उसके बाद पर्यावरणीय प्रभाव विवरणों को रिपोर्ट करेंगे, प्रतिवेदन रिपोर्ट बनाएंगे और उसकी समीक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव की समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद रिपोर्ट बना दिया, उसकी क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद निर्णय लेंगे कि इस पे अनुमति देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस पे अनुमति देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर दी जाए तो कौन कौन सी शर्तों को वहाँ पे लागू करना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी EIA असेसमेंट करना है, असेसमेंट करवाना है, आकलन कराना है, तो हमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले S2 करेंगे। S2 में क्या, स्क्रीनिंग और स्कोपिंग। ठीक है। S2M मिटिगेशन करेंगे। स्क्रीनिंग में क्या करेंगे कि जितनी गतिविधियां होंगी उसको हम क्या करेंगे, उसके प्रभाव कहाँ तक पड़ेंगे वो सुनिश्चित करेंगे, देखेंगे। उसके स्कोपिंग करेंगे। स्कोपिंग का मतलब क्या, स्क्रैपिंग बोल रहे हैं, स्कोपिंग नहीं, स्कोपिंग। ठीक है। स्कोपिंग या स्क्रैपिंग बोलो, इसमें छाट काट करेंगे, मतलब आवश्यक है कि नहीं, EIA एस्टिमेट है कि नहीं। अगर है तो हम मिटिगेशन की प्रभाव विकल्प भी उसके क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, मिटिगेशन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट जब आ जाएगा तो उसका क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर होगा कि जो भाई परियोजना है उसको हम क्या ये दें, परियोजना को अनुमति दें या ना दें। दो ही हो सकता है, दें या ना दें। अगर दें तो किन शर्तों के आधार पर दें, ना दें तो क्यों ना दें, ये सारे कारण लिख दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा स्टेप है, ध्यान रखना, इसको याद रखना जरूरी है। अब बात करें कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के घटक क्या क्या हो सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन के घटक क्या हो सकते हैं, तो भाई सब होंगे। जलीय पर्यावरण पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी देखा जाएगा, भूमि पर्यावरण पे क्या फर्क पड़ेगा ये भी देखा जाएगा, जैविक पर्यावरण पे क्या फर्क पड़ेगा ये भी असेसमेंट किया जाएगा, वायु पर्यावरण पे क्या फर्क पड़ेगा ये भी असेसमेंट किया जाएगा, ध्वनि पर्यावरण पे क्या फर्क पड़ेगा ये भी क्या किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा। और सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य पर्यावरण पे भी इस पे फर्क देखा जाएगा। तो कुल मिला जुला के ऑल डायमेंशन में इसको क्या करा जाएगा, ठोक बजा के देखा जाएगा कि क्या फर्क पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये कंपोनेंट होंगे, इसके कंपोनेंट होंगे, इन सब बातों पे बात किया जाएगा कि क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे नोट में लिख दिया कि उपयुक्त तंत्र अर्थात जो जलीय तंत्र हो सकता है, जलीय भूमि पर्यावरणीय तंत्र पे पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया जाता है और यही EIA के लाभ को भी प्रदर्शित करता है। मतलब कि EIA के लाभ को भी प्रदर्शित कैसे करता है कि ये जो घटक हैं यही है। अगर मान लो कि जलीय पर्यावरण के पे ज़्यादा प्रभाव हो रहा है तो ये हमें निकल के आ जाएगा कि ये जलीय पर्यावरण या तंत्र को प्रदूषित करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो पहले असेसमेंट कर ले तो ये जलीय पर्यावरण को संरक्षित करने का एक तरीका हो गया ना, लाभ हो गया। वैसे भूमि पर्यावरण पे ये इसका होगा, मृदा का क्षरण बढ़ा रहा है, हमने पहले असेसमेंट कर लिया तो उस परियोजना को क्या कर देंगे, रोक देंगे अगर बड़ा दिक्कत कर रहा है। क्यों, इसका लाभ हो गया कि ये भूमि संरक्षण में होगा, जैविक संरक्षण, वायु संरक्षण, ध्वनि पर्यावरण से संरक्षण, ये सबसे संरक्षण करेगा EIA, यही इसका लाभ भी होगा, ध्यान रखना। दोष क्या है इसके EIA का,
तो सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने में कठिनाई होती है। आंकड़े एकत्र करने में त्रुटि, अब उतने डायमेंशन के आंकड़े एकत्र करने के लिए पहली विशेषज्ञता चाहिए, और विशेषज्ञता है भी तो हमें आंकड़े एकत्र करने में त्रुटियां भी हो सकती हैं। कई बार EIA की उपेक्षा किया जाता है, क्यों? राजस्व प्राप्त करने के लिए। रिपोर्ट जितने डायमेंशन में हमने बताया उतने डायमेंशन को कवर नहीं करता है। विशेषज्ञों की उपेक्षा होती है, कोई भी तैयार कर लेता है, विशेषज्ञ को भाई एनालिसिस करना है, वो रिपोर्ट डायमेंशन, हर एक डायमेंशन का सोच रहे हो एनालिसिस एक विशेषज्ञ करे और कोई भी करे, फर्क पड़ता है। तो ये दोष है। अब नगरीय उष्मन द्वीप या अर्बन हीट आइलैंड की बात करें, कारण क्या है? ये नगरीय उष्मन द्वीप या अर्बन हीट आइलैंड का कारण क्या है? कारण क्या है कि अगर हम देखें, यहां पे बना दें एक डायग्राम, ये हमारा एक कोई क्षेत्र है, यहां पे बिल्डिंगें खड़ी हैं, यहां पे कोई पेड़ है, ठीक है। अब होता क्या है, जरा सा बात समझो इसको, कि नगर की जनसंख्या अधिक होगी, वाहनों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। जब जनसंख्या अधिक होगी तो वाहनों की संख्या अधिक होगी। वाहन की अगर संख्या अधिक होगी तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग अधिक होगा, और जीवाश्म ईंधन का प्रयोग ज्यादा होगा तो ग्लोबल हाउस गैस का, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव अधिक होगा, उत्सर्जन ज्यादा होगा, और वायु प्रदूषण में वृद्धि होगी। तो इसकी जो ऊपर वायु होगा वो क्लाउडी हो जाएगा, ठीक। प्राकृतिक दृश्य का सांस्कृतिक दृश्य में रूपांतरण होगा। मतलब ये पेड़ था, सपोज करो यहाँ पेड़ था, बहुत सारे पेड़ था, और यहाँ पे कंक्रीट के बन गए, तो ये इसको बोलते हैं सांस्कृतिक दृश्य भूमि। तो प्राकृतिक दृश्य भूमि किस में चेंज हो गया? सांस्कृतिक दृश्य भूमि में चेंज हो गया। तो वनस्पति की सघनता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अधिवास सघनता क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, ठीक है। अपवाह व्यवस्था क्या होते हैं? प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेड़ अगर होते तो भूमि जल स्तर क्या होता? कमी नहीं होती, लेकिन पेड़ काट दिया गया तो जल संकट की समस्या हो जाएगी। तो ये भी एक बात होगा कि भूमि जल स्तर क्या हो गया? कम हो गया, भूमि जल स्तर कम हो गया। अब देखो शहरी क्षेत्र के तापमान में वृद्धि होगा, क्योंकि क्लाउडी एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे, अब आएगा क्या? यहाँ से ये कंक्रीट क्या करेंगे? उत्सर्जन करेंगे, लॉन्ग वेव, ठीक है, और इसके द्वारा फिर से क्या हो जाएगा? अपोजिट फिर से रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, या इसको कौन ग्रहण कर लेगा? कुछ ग्रहण कर लेगा, और प्रति रेडिएशन होगा, यहाँ पे प्रति विकिरण होगा, ठीक है। एक तो ग्रहण कर लिया जाएगा, अगर एक्सिस होगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा? प्रति विकिरण हो जाएगा। तो शहरी क्षेत्र में तापमान वृद्धि होने लगेगी। पहली बात, निम्न वायु दाब बन जाएगा। जहां भी टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और पवनों के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ से पवन आने लगेंगे चारों तरफ से, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया? लो प्रेशर हो गया, ठीक है। लो प्रेशर होगा तो ये हवाएं आएंगी, और पवनों के आकर्षण के केंद्र होगा तो यहाँ पे क्या होगा? अगर इसमें ह्यूमिडिटी होगी तो बारिश भी हो सकता है, तो शहरी बाढ़ के कारण भी एक बन सकता है। दैनिक तापांतर नगण्य हो जाएगा, दैनिक तापांतर क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। इसी को अर्बन हीट आइलैंड बोला जाता है ना। ये पूरी घटना तो किस पे डिपेंड करता है? अर्बन हीट आइलैंड एक तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, दूसरा पॉपुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्रीन हाउस गैस से है, प्राकृतिक भूमि का सांस्कृतिक मतलब भूमि का परिवर्तन में इंडिकेट करता है, और तीसरा हमारा क्या? शहरी क्षेत्र में तापमान की वृद्धि को इंगित करता है। ये तीन चीजें होती हैं जो कि नगरीय उष्मन द्वीप में कन्वर्ट हो जाता है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि क्यों हो जाती है? क्योंकि अनियोजित शहरी क्षेत्र का विकास किया जाता है। वनस्पति सघनता में कमी होगी तो सतही जल बहाव क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो सतही जल बहाव अधिक हो जाएगा, अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? बाढ़ आ जाएगा। नगरीय उष्मन द्वीप का प्रभाव पड़ सकता है। मौसम में प्रतिकूल परिवर्तन होगा विद्युत गर्जन के साथ, क्योंकि हमने कहा था कि लो प्रेशर होगा, और ये क्या होगा? एयर अट्रैक्ट होंगी, यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो अगर आर्द्र होगा तो यहाँ पे क्या होगा? बारिश होगा, तो वो विद्युत गर्जन के साथ तीव्र गति से वर्षा होगी यहाँ पे।
नगर में जल निकास व्यवस्था न होने पर सतही जल में बहाव की वृद्धि हो जाएगी। यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब जरा सा आगे चलते हैं, जलवायु परिवर्तन की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें। तो भारत पे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अगर बात करें कि भारत में क्लाइमेट चेंज की क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको याद रखना है कि 1901 से लेकर 2018 की अवधि में औसतन तापमान में भारत के कितना वृद्धि हो गया, 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। ये क्लाइमेट चेंज की है, पूछा जाए कि भारत में कि जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव रहा। दूसरा है कि 51 से 2015 की अवधि में देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में समुद्री सतह के तापमान में 1 डिग्री वृद्धि हो गई है। 1 डिग्री वृद्धि हो गई है हिंद महासागर में। 1970 के दशक में हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर जितने थे उसमें से 15% गिरावट हो गई। ये क्लाइमेट चेंज भारत की बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। वर्ष 1951 से 2015 की अवधि के बीच में ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा में 6% गिरावट आई है। 1990 से 1950 से लेकर 2015 की अवधि में स्थानीयकृत भारी बारिश की घटनाओं की आवृत्ति में कितना वृद्धि हुई है, 75% वृद्धि हुई है। अब प्रति दशक 1951 से 2016 में सूखे से प्रभावित क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, ये वृद्धि हुई। ये सारे डाटा हम क्लाइमेट चेंज से जोड़ सकते हैं ना, भारत में क्या हो रहा है इस समय का स्तर, और सबका ये अगर कोई कुछ कम हुआ है, ग्लेशियर कम हुआ है, कुछ भी हुआ है, इसका इम्पैक्ट भी आप लोग को प्रभावित कर सकते, मतलब प्रभाव भी आपको जानना चाहिए। तो सोच लेना कि 0.7 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हुई है तो इसको क्यों, कहाँ कहाँ फर्क पड़ेगा, एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कृषि की उत्पादकता पे फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, लोगों की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ऐसे सोचना है, मैं केवल हवा दे रहा हूँ, बाकी तो हम डीकेडी में देख लेंगे, लेकिन आपको भी तो अब सोचने का, अब लग रहा है कि आप लोग सोच रहे हो तो अच्छी बात है ना। अब नेक्स्ट चले, भारत में के लक्ष्य क्या है। तो भारत ने पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जो इंडियन नेशनल डिटर्मिनेंट कंट्रीब्यूशन है उससे संबंधित लक्ष्य घोषित किया गया पेरिस समझौता में, जो हुआ था बताया था। और वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि उसने बोला कि बस 2005 के स्तर से उत्सर्जन की क्षमता, जो कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता है उसमें कितना लाएंगे, 30 से 35% कमी करेंगे, आईएनडीसी ने घोषित किया। दूसरा क्या है कि 2023 तक 40% बिजली कैसा होगा, तो गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों पे होगा, नॉन रिन्यूएबल मतलब रिन्यूएबल एनर्जी होगा। अब वृक्षों और वन आवरण के माध्यम से 2030 तक 2.5 से लेके 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का सृजन किया जाएगा। तीनों ये डिटर्मिनेंट थे, और याद रखना है आपको कि उत्सर्जन में 2005 के जो स्तर थे CO2 के स्तर, उससे कटौती करके कितना कटौती करना है, उस लिमिट से 30 से 35% कटौती करना है। 40% एनर्जी रिन्यूएबल उत्पादन करेंगे। 2030 तक हम CO2 कितना सिंक करेंगे, तो 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन CO2 क्या करेंगे, सिंक करेंगे। ठीक है, क्यों, किसके माध्यम से, तो वृक्ष का रोपण करेंगे और वन आवरण करेंगे। ठीक है, अब देखो COP26 में ग्लासगो में पंचामृत की घोषणा भी की भारत ने। पंचामृत की घोषणा क्या की है, वेरी इंपॉर्टेंट, पंचामृत। 2070 तक भारत न्यूट्रल या नेट इमिशन हो जाएगा, कार्बन इमिशन लक्ष्य प्राप्त करेगा 2070 तक। 2030 तक अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी क्षमता बढ़ा के कितना, 500 गीगावाट तक बढ़ाएगा। 2030 तक कितना रिन्यूएबल एनर्जी से ऊर्जा प्राप्त करेगा, 500 गीगावाट। भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के 50% पूर्ति किसे करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी से करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को कितना करेगा, 45% कम करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत अब से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। तो ये COP26 में ग्लासगो में पंचामृत की घोषणा किया गया इंडिया में, और ये पांचों चीज कहीं ना कहीं यूज हो जाए, जुबान पे होने चाहिए, जुबान पे होने चाहिए। अब योजनाएं और नीतियां और पहले क्या लाया गया है इसके लिए, तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में स्टार्ट किया गया था।
ये लाया गया। जलवायु परिवर्तन पे राष्ट्रीय अनुकूल कोष निर्माण किया गया। जलवायु परिवर्तन पे कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति लेके आया गया। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति लेके आया गया। राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति लेके आया गया। हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया नीति लेके आया गया। सोलर रूफटॉप कार्यक्रम लेके आया गया। अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क लेके आया गया। ठीक है, अचीव एंड ट्रेड स्कीम लेके आया गया। कार्बन टैक्स लेके आया गया। उज्ज्वला, उजाला, फेम इंडिया इत्यादि स्कीम लेके आ गया। ये योजनाएं और नीतियां हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, इसमें से बहुत ज्यादा याद रखने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन लेके आया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI भारत की पहल थी। तो ये भारत ने इतनी योजनाएं, नीतियां और पहले स्टार्ट की थी। ठीक है ना। तो बाध्यताएं क्या हैं, इसकी सीमा क्या है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयले पे निर्भरता इसकी है सबसे ज्यादा। अगर कहें तो 60% से ज्यादा कोयले पे थर्मल पावर चल रही है। निवल शून्य उत्सर्जन के लिए विलंबित प्रयास, मतलब 2070 पे बहुत सारे देश 50 निर्धारित किए हैं और भारत ने नेट जीरो इमिशन 2070 निर्धारित किया गया। अक्षय ऊर्जा या रिन्यूएबल ऊर्जा की संस्थापित क्षमता की खपत बढ़ाने पर सीमित ध्यान दिया जा रहा है। क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं का अभाव है। वित्तीय बाधाएं हैं। ठीक है, जलवायु मिशन की कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे अंतर मंत्रालय कोऑर्डिनेशन में कमी है, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी है, परियोजना मंजूरी में देरी हो रही है। इन सब की बाध्यताएं हैं या सीमाएं हैं जो इस पे क्वेश्चन मार्क उत्पन्न करते हैं। ये डीकेडी की पार्ट है। डीकेडी का आप खुद करें और बाध्यताएं क्या क्या हैं हर डायमेंशन में सोचना है ना। डायमेंशन क्या बाध्यता है सोचना है, तो हम फिर से बता रहे हैं आपको। लिथो, हाइड्रो, बायो कम्युनिटी, ठीक है, और एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्या, तो लॉ और लोग यहाँ के। ठीक है ना, इस पे सोच के रखे रहना। अब जरा सा बात करते हैं कि ये बाध्यताएं हो गए, तो हम लोग एक ओवरऑल आज पिक्चर बनाने की कोशिश किए हैं। देखो, परेशान नहीं होना, जो भी हमने बताया रिपोर्ट कहीं नोट करके रख लेना जिस पे एम्फेसिस किया है, जिस पे NDC हमेशा रटा होना चाहिए ना। पंचामृत जो है वो हमेशा रटा होना चाहिए। ये हमेशा काम में आएंगे और लगे हाथ इसको रट भी लेना है, आज ही की आज ही खत्म कर लेना। तो आज सेकेंड लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में मिलेंगे। आई होप कि आप लोग इसे लेके परेशान ना होना, क्योंकि डीकेडी हमारा पार्ट है, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो बात हम एम्फेसिस कर रहे हैं कि रिपोर्ट याद रखना है, NDC भारत की क्या है और पंचामृत क्या है, ये पॉइंट याद रखना। जैसे IPCC का 1.5 या फिर SR रिपोर्ट कहें 15 था, वो याद रखना है। IPBES बोला था, वो याद करने के लिए आप लोग पहले लेक्चर में था वो, तो वो हमेशा ध्यान रखना है और उसका उपयोग कैसे करेंगे हम बताएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।